फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी कि हमारे पास अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं। हमें कोई भी बिजनेस ऑपरेट करना है तो उस ऑपरेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सिंपल एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। तो हर एक के अपने क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो हमें पता होंगे, तभी हम जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है उसको चूज़ कर पाएंगे। तो हमें सर हाँ जी। सर एक बार सोल प्रोप्राइटरशिप बता दो। हाँ जी, मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ आज। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह की फर्म्स होती हैं जो फर्म्स हमें देखनी होती हैं। तो उस फर्म के अंदर से सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो फर्म हमारे पास आती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था कि यदि आप लोगों को कोई एक छोटी सी शॉप ओपन करनी है या एक ऐसी शॉप ओपन करनी है जिसको एक सिंगल पर्सन मैनेज करता हो। आपके अड़ोस पड़ोस के अंदर जो शॉप्स, किराना शॉप्स खुली होती हैं, कपड़े की शॉप्स खुली होती हैं, आज आप किला रोड पे, रेलवे रोड पे, कहीं पर भी चले जाओ मॉडल टाउन पे, तो जितने भी शॉप्स या शोरूम्स ओपन हुए हो रखे हैं वो सारे के सारे आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप के ही टाइप हैं, जिसके अंदर एक ही ओनर होता है। वो ओनर खुद उस चीज़ को मैनेज करता है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो खुद लेता है, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह का बिजनेस जिसके अंदर मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ें एक सिंगल पर्सन ही हैंडल करता है, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करना है, वो सब चीज़ें एक सिंगल पर्सन ही हैंडल करता है। जितने भी रिस्क हैं या जितने भी प्रॉफिट्स आपके पास हैं वो सिंगल पर्सन हैंडल करता है, वो आपके पास आ जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसकी डेफिनेशन हमने कल देखी थी कि इट इज़ ए पर्सन या इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, कि जो आपके पास ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल पर्सन के थ्रू। एंड हु इज़ रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो लेगा। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, और जितने भी रिस्क हमारे पास होते हैं वो सारे के सारे रिस्क जो होते हैं वो रिस्क भी बियर करता है वो सिंगल पर्सन है। तो कोई भी प्रॉफिट हुआ या कोई भी लॉस होगा तो सिंगल पर्सन आपका बियर करेगा। ठीक है, उसको ही ऑन करना है, उसको ही मैनेज करना है और उसको ही कंट्रोल करना है सारे के सारे एक्टिविटीज़ को। एग्जाम्पल इसके आपके पास कोई भी ब्यूटी पार्लर है, हेयर सैलून है, कोई भी स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रिटेल शॉप आपको अपनी लोकेलिटी के अंदर करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको ज़रूरत होती है, स्मॉल स्केल के ऊपर आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपके पास ये सूटेबल रहता है। ठीक है, तो इसकी हमने कुछ फीचर्स देखी थी कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि आपके पास इसको स्टार्ट करना और क्लोज करना दोनों ही इजी हैं। स्टार्ट करने में आपको फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। आपको लाइसेंस वगैरह जो होता है वो आसानी से मिल जाता है इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर। यदि आपको अपनी फर्म क्लोज़ करनी है, कभी आपको शॉप क्लोज़ करनी है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। उसके अंदर आपको सिर्फ आपकी जो डेप्ट है वो क्लियर करनी होती है, डेप्ट क्लियर करके आप इसको कभी भी क्लोज़ कर सकते हो। जो मेन इसकी टर्म आते थे हमारे पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि यदि आपके बिजनेस के अंदर किसी भी तरह का नुकसान होता है तो आपको वो नुकसान खुद ही पूरा करना है, चाहे आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स हों या ना हों उतने अमाउंट की। आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी अटैच कर दी जाती हैं इसके अंदर। तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स बेच करके भी अपनी डेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि आपकी लाइबिलिटी जो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो अनलिमिटेड होती है। तीसरा हमारे पास आता है सोल बियरर ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, कि आपको सारे के सारे रिस्क खुद बियर करना होता है और सारे प्रॉफिट आप खुद ही इंजॉय करते हो। कंट्रोल आपका खुद का रहता है। सेपरेट एंटिटी, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर प्रोप्राइटरी फर्म का नाम आपने कुछ भी रखा हो, पर प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी फर्म दोनों एक ही तरह से डील करते हैं, एक ही तरह से समझे जाते हैं, अलग एंटिटी कुछ नहीं होती है। यदि कोई पर्सन एक किसी शॉपकीपर के ऊपर कोई केस कर रहा है तो प्रोप्राइटर फर्म के ऊपर केस ना करके प्रोप्राइटर के ऊपर ही केस होता है वो। तो आपका प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरी फर्म अलग अलग नहीं समझे जाते हैं, उन दोनों को एक ही समझा जाता है इस केस में। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यदि उस प्रोप्राइटर के साथ किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है,
उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसको कुछ नुकसान हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, तो किसी भी तरह की मिस हैपनिंग के केस के अंदर आपका बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाता है, बिजनेस आपका वहीं पे शट डाउन हो जाता है। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स थी। मेरिट्स में क्विक डिसीजन मेकिंग, कि आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो क्योंकि आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी है तो आपके पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी इन्फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जल्दी से इसको बना सकते हो और क्लोज कर सकते हो। डायरेक्ट इंसेंटिव, कि आपको ही प्रॉफिट मिलने हैं सारे के सारे, तो आपको डायरेक्टली इंसेंटिव मिलते हैं आपके काम करने के रिवार्ड के बदले। एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि आप कोई भी काम करते हो, उस चीज़ को आप अकम्पलिशमेंट करते हो तो उस चीज़ का डायरेक्ट मोटिवेशन आपको मिलता है। ये तो हमने इसकी कल की थी मेरिट्स। डीमेरिट्स के अंदर आपके पास था लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किसी भी पर्सन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर होती है, तो आपके पास वो लिमिटेड ही रहती है सारी की सारी चीज़ें। सेकंड आपके पास था लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपका यदि किसी कुछ भी मिस हैपनिंग होती है प्रोपराइटर के साथ तो बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं रह पाता है। तीसरा आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जाती है इसके अंदर। फोर्थ हमने किया था लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, कि एक पर्सन की जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन कुछ एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही हो सकती है, वो सब चीज़ों को उतने इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर सकता जितने इफेक्टिवली उस पर्सन कोई पर्सन जो उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस्ड है वो कर सकता है। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपके पास लिमिटेड ही हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हो। तो ये सब चीज़ें हमने कल की थी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जो हमारी फर्स्ट टाइप आती थी। अब सेकंड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। इस चीज को हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी बोल सकते हैं या HUF भी बोल सकते हैं। तो इस फैमिली के अंदर होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसका क्या है, जैसे नाम के अंदर हिंदू वर्ड आया हुआ है, तो कोई भी पर्सन जो हिंदू है वो ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन कर सकता है या HUF आपको ओपन कर सकता है। पहली चीज, ये बिजनेस आपके पास ओन किया जाता है सिर्फ हिंदूज के थ्रू और उसकी जो फैमिली होती है उसके थ्रू। इस तरह के बिजनेस के अंदर जो भी वर्किंग पर्सन होता है उस पर्सन को हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस को गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ने हिंदू लॉ बनाया हुआ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को जो है सेटअप कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही इस तरह का बिजनेस जो होगा वो चलेगा। इस तरह के बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप आपको मिल जाती है। जैसे ही फैमिली के अंदर कोई नए बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ के साथ ही वो पर्सन पार्टनर बन जाता है इस तरह के बिजनेस के अंदर। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं जो याद करने लायक हैं, कि एक तो हिंदू पर्सन ही इस चीज़ को बना सकते हैं, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, जो आपके पास बाय बर्थ उसको मेंबरशिप मिल जाती है पार्टनरशिप के अंदर, और सक्सेसिव जनरेशन्स इस चीज़ को चला सकती हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप की आपके पास डीमेरिट थी कि बिजनेस सक्सेशन नहीं हो पाता, इसके अंदर वो डीमेरिट आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास जो मैंने बताया कि बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा उस मेंबर को आप बोलोगे कर्ता। कर्ता ही आपके सारे के सारे डिसीजंस लेगा रिलेटेड टू बिजनेस, क्या चीज़ आप लोगों को करनी है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उन मेंबर्स को आप बोलते हो को-पेरेंट्स। ठीक है, तो सभी मेंबर्स को पास इक्वल राइट्स होते हैं बिजनेस के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर के। जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वो चीज़, यदि कर्ता ने अपने तरफ से कोई नई प्रॉपर्टी बनाई है उसके अंदर किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। सिर्फ जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास होती है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर सबके इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वल ओनरशिप होती है। ठीक है, फीचर्स क्या क्या होती हैं। फॉर्मेशन, इसको फॉर्म कैसे करते हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उस हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप HUF का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर किसी तरह के कोई एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है कि आपकी फैमिली के अंदर कौन कौन है और उसमें कौन कौन मेंबर इसका बन सकता है। जितने भी मेंबर्स आपके होंगे
या कोई भी नया मेंबर बाय बर्थ इसका मेंबर बन जाता है। तो यदि आपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन किया है तो उसके साथ उसके अंदर क्या होगा, कोई भी जितने भी मेंबर्स आपके पास हैं वो सारे के सारे मेंबर्स इसके पार्ट होंगे। प्लस यदि कोई नया मेंबर का बर्थ होता है तो बाय बर्थ इस बिजनेस का पार्ट हो जाएगा। सेकंड आपके पास होती है लाइबिलिटी। सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के उन सब की लाइबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। जितने पैसा उन लोगों ने डाला हुआ है सिर्फ उतने तक। ठीक है, तो सिर्फ आपकी जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। थर्ड आपके पास कंट्रोल। कंट्रोल किया जाता है कर्ता से। कर्ता सारे के सारे डिसीजन लेता है, वही ऑथराइज पर्सन होता है सारे के सारे डिसीजंस लेने के लिए। तो बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह का डिसीजन लेना है, वो जो एल्डेस्ट मेंबर होगा जिसको हम कर्ता भी बोल देते हैं, वो कर्ता ही आपके सारे के सारे डिसीजंस लेगा इस केस के अंदर। कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस आपका कंटिन्यू रहता है। यदि कर्ता की किसी तरह से मिस हैपनिंग में कोई डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली के अंदर उसको कर्ता डिसाइड कर दिया जाता है और वो इस बिजनेस को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो भी होगा वो पोजीशन ले लेता है कर्ता की और बिजनेस आपका स्टेबल रहता है। तो ये जो बिजनेस कंटिन्यूटी की लिमिटेशन जो थी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। फिर आपके पास था माइनर मेंबर्स की। जब मैंने वो बता दिया आपको कि आपको बाय बर्थ जो होती है इसके अंदर पार्टनरशिप मिल जाती है, तो माइनर मेंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं एचईएफ के अंदर। तो माइनर मेंबर्स भी बिजनेस के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस करने से पहले एचईएफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का डाउट है तो मुझसे बता दीजिए। नहीं है, ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं कि जब बहुत सारे पर्सन्स मिलकर के अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, अपनी एसोसिएशन वो बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। आपके घर के आसपास यदि आप लोगों में से किसी ने सुना हो तो लॉटरी सिस्टम डाला जाता है, या जिसको हम बोल देते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लॉटरी सिस्टम डाला जाता है जो 10 15 20 मेंबर्स मिलकर के अपने हर महीने की किस्तें डालते हैं उसके अंदर। ऐसा कुछ सिस्टम किसी ने सुना है आप में से? यस सर। तो वो लॉटरी सिस्टम भी आपके पास एक तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि इसको रजिस्टर करवा लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट, पर आपकी जो घर के अंदर वो किया जाता है वो चीज़ आपके पास रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके पास क्या होता है, इट्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कि जो पर्सन इसके मेंबर्स बनेंगे इस सोसाइटी के, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उन सभी मेंबर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है। अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, चाहे वो मार्केटिंग करने के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हो, चाहे फाइनेंस अरेंज करने के लिए हो, चाहे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए हो। आपके पास अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, जिनका पर्पज़ सिर्फ यही होता है कि जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स का आपको वेलफेयर करना। ठीक है, अब आप किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो। देखिए यदि मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ, मेरे मार्केट के अंदर जाने पे मुझे सब्जी खरीदनी है, मुझे आलू खरीदने हैं, तो मैं एक साथ कितने आलू ले आता हूँ, 1 किलो या 2 किलो, इतने ही आलू लेकर के आता हूँ। यस सर। ठीक है, पर यदि आप 1 किलो या 2 किलो आलू लेते हो तो आपको जो रेट मिलता है, सपोज करो 15 रुपये 1 किलो आलू आपको मिलते हैं, पर यदि आप उस दुकानदार से 100 किलो आलू परचेज करोगे तो आपको रेट कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। कम मिलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने फॉर्म की, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 50 मेंबर से यदि मैं लेकर के चलता हूँ और हर एक मेंबर को 2-2 किलो आलू की ज़रूरत होती है, तो हम 100 किलो आलू एक ही दुकानदार से परचेज करके ले आते हैं कम रेट के अंदर, और फिर उन 100 किलो आलू को डिवाइड करके बांट दिया जाता है 2-2 किलो सभी मेंबर्स को। तो सब मेंबर्स का फ़ायदा हो गया।
यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, जिसके अंदर एक तो बल्क के अंदर आपके पास क्वांटिटीज़ परचेज की जाती हैं। सेकंड थिंग कि मिडल मैन जो होते हैं उन मिडल मैन को हटा करके डायरेक्टली कंपनी से या डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान ले लिया जाता है, क्योंकि जब हम बल्क के अंदर सामान ले रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो भी हमें सामान दे देगा। जब क्वांटिटीज हम ज़्यादा परचेज करेंगे तो बेचने वाला भी सस्ते में भी देगा और आपको बीच के मिडलमैन को हटा करके आपको डायरेक्टली सामान भी दे देगा। ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, एक तो आपके पास मिडलमैन जो होता है उसको हटा देती हैं। सेकंड थिंग, आपको इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होते हैं खुद के मेंबर्स के, उन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके पास है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग रजिस्टर की जाती हैं। कंपलसरी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्टर करवाओगे तो ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को मान्यता मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। ठीक है। अब सेटअप करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके लिए आपको सिर्फ 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। 10 मेंबर्स, एडल्ट 10 मेंबर्स आपके पास मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बना सकते हैं। उसके बाद जो कैपिटल होती है, कैपिटल जो आपके पास लगती है, हर एक मेंबर जो भी बना होता है उसको बता दिया जाता है कि हर एक मेंबर को 1000, 2000, 5000, 10,000 उतने रुपए आप लोगों को देने हैं, तो आप उस एसोसिएशन के मेंबर, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाओगे। ठीक है। इन सब की आपके पास एक अलग से लीगल आइडेंटिटी जो होती है वो लीगल आइडेंटिटी बन जाती है इन केस आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक लीगल एंटिटी बन जाएगी जिसके ऊपर आप अलग से केस कर सकते हो, आपको इंडिविजुअल मेंबर्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। ठीक है। तो 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस की, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती है वो वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए बनाई जाती है, मिडल मैन को इसके अंदर से हटा दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाना इसका नेसेसरी होता है, अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन आपके पास किया जाता है। 10 मेंबर्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं इस चीज़ के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। जो कैपिटल, जो फाइनेंस अरेंज होगा वो हर एक मेंबर से इक्वली पार्ट के अंदर ले लिया जाता है। ये आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाती है। फीचर्स क्या क्या हो जाती हैं? सबसे पहले फीचर आपके पास है वॉलेंटरी मेंबरशिप की, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती है। जो भी पर्सन इस सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है वो इसकी वॉलेंटरी मेंबरशिप ले सकता है, अपने आप जा करके मेंबरशिप ले सकता है। ठीक है। सेकंड थिंग, आपके पास लीगल स्टेटस, अब जब हमने सोसाइटी को रजिस्टर करवा लिया तो उसका एक अलग से लीगल आइडेंटिटी बन जाती है, एक अलग से लीगल स्टेटस बन जाता है, जिस सोसाइटी के ऊपर आप केस कर भी सकते हो और सोसाइटी भी किसी मेंबर के ऊपर केस कर सकती है। दोनों ही चीज़ें आपके पास हो जाती हैं। तीसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी, कि अब हर मेंबर इसका अलग है तो सोसाइटी का एक आइडेंटिटी अलग से है, तो उस सोसाइटी की लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। जितनी कैपिटल उस सोसाइटी के अंदर लगी हुई है, जितनी भी एसेट्स उस सोसाइटी की हैं, सिर्फ वहाँ तक इसकी लाइबिलिटी रहती है, इसके मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। फोर्थ, आपके पास कंट्रोल, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कंट्रोल की जाती है सभी मेंबर्स के थ्रू। मेंबर्स मिलकर के अपनी एक मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, हर एक मेंबर के पास अपना एक वोटिंग राइट होता है, हर कोई मेंबर वोट करता है, उस वोट के थ्रू कुछ एक पर्सन्स को चूज कर लिया जाता है जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग कमेटी मिलकर के बनाते हैं और जो इस तरह की चीज़ें को मैनेज करते हैं। आजकल जितने भी स्कूल्स आपके पास हैं, मोस्टली सारे के सारे स्कूल्स एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके चल रहे हैं। जैसे आपने वेस्ट स्कूल सोसाइटी सुना होगा, जाट सोसाइटी सुना होगा, विश्वकर्मा स्कूल सोसाइटी सुना होगा। तो ये सारे के सारे एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस के थ्रू इनके जो काम है उन कामों को किया जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है सर्विस मोटिव, कि हर एक सोसाइटी का मोटिव जो होता है वो सर्विस करना होता है, अपने मेंबर्स की सर्विसेज वो करते हैं। फर्स्टली तो अपने मेंबर्स जो भी होते हैं उनके लिए काम करना इनका मोटिव होता है, उनके बेनिफिट के लिए वो काम करते हैं। ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स हम लोग कल करेंगे। इस चीज़ को आप सिर्फ आज अभी जितने फीचर्स हमने किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वहाँ तक आप लोगों को एक बार रीड आउट कर लेना।